नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब। देखिए, एक कानूनी मसले में मैंने देव प्रकाश सिंह से राय लेना आवश्यक समझा है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी तारीफ की और कितनी तालियां बजी, यह सभी ने देखा। तो देखिए, के पाठक फैसलों के लिए तो जरूर जाने जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वे तानाशाह जैसे हैं, हिटलर जैसे। उनके फैसले कई बार ऐसे होते हैं कि राज्य सरकार की भी फजीहत हो जाती है, जैसे छठ के दिन भी बुला लिया जाना। तो देखिए, देव प्रकाश सिंह साहब, एक महत्वपूर्ण मसला सामने आया कि अभी बीपीएससी से शिक्षकों की भर्ती हुई, नियुक्ति पत्र दिए गए और इनमें एक शिक्षिका है बबीता कुमारी, जिन्हें राजनेताओं ने बबीता चौरसिया भी कहना शुरू किया और यह भी कहा जाने लगा कि अति पिछड़ी जाति की महिला शिक्षिका के साथ सरकार का ऐसा है। तो हुआ ये कि बबीता कुमारी, जिनकी तैनाती मधुबनी में की गई, पहले शोकॉज पूछा गया, नौकरी खत्म किए जाने की बात भी आ रही है, मतलब नौकरी छीन ली गई, अभी काम प्रारंभ करती इसके पहले। मसला यह कि उन्होंने एक संघ बना डाला कि जो बीपीएससी से जो शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, बीपीएससी नवनियुक्त शिक्षक संघ, और इस आधार पर ही शोकॉज और नौकरी छीनने की प्रक्रिया। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, राजनीति हो रही वो अलग बात है। सुशील कुमार मोदी ने भी कह दिया, भाजपा वाले चढ़ गए हैं कि आपातकाल से निकले, आपातकाल के आंदोलन से निकले नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार अब लोकतांत्रिक शक्तियों, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने में लगी है। क्या संघ बना लेना इतना जुर्म है? और यदि यह जुर्म है तो कैसे देश में आईएएस एसोसिएशन चल रहा है, आईपीएस एसोसिएशन चल रहा है? शिक्षकों की बात करें तो बिहार में माध्यमिक शिक्षक संघ है, प्राथमिक शिक्षक संघ है, नियोजित शिक्षक संघ है। तो बबीता कुमारी की नौकरी क्या संघ बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देने के मात्र से चली जाएगी या फिर उन्हें कानूनी राहत मिलेगी? कानून क्या कहता है, के पाठक का फैसला तो कुछ और ही होता है, यह समझते ही हैं और हम और आप। देखिए ज्ञानेश्वर जी, पहले तो शोकॉज की कॉपी आपको मिल गया जी? शोकॉज की कॉपी उपलब्ध हुई है? नहीं, खबरों में, शोकॉज में उन्होंने क्या कारण खबरों में जो बात सामने अच्छा वही बात है। हाँ, कारण यह बताया गया, यह कारण केवल है कि आपने संगठन बनाने की जो ये किया है, प्रयास किया है, ये गैर कानूनी है, इसके तहत नौकरी खत्म की गई है। तो ये जो रूलिंग है ये कोर्ट के टेस्ट पर सरवाइव नहीं करेगा। ये उनका ऑर्डर अगर यही है शोकॉज में, तो ये फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और चूंकि कभी कभी क्या होता है, जबकि वो तो आईएएस ऑफिसर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़े होंगे, तो उनको तो ऐसा उनको नहीं माना जा सकता है कि उस बात से अनभिज्ञ होंगे। और अभी हाल में भी सिविल सर्वेंट के केस में एक यूनियन बनाने की बात हुई थी, तो कैट कोर्ट में उसको सेट असाइड किया, रिजेक्ट किया गया था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको फिर से ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया, बोला किसी भी आदमी को अपने हितों की रक्षा के लिए सर्विस एसोसिएशन बनाने का अधिकार प्राप्त है। और आपके संविधान के अनुच्छेद 19 के 1C में यह पावर दिया गया है, कोई भी आदमी कोई संगठन बना सकता है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है और अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये मामला यहाँ से नहीं निकला है, ये यूएनओ का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके आर्टिकल 10 में लिखा हुआ कि संगठन बनाने की शक्ति, एसोसिएशन बनाने की शक्ति सारे सर्विस सेक्टर्स को है और उससे अपने हितों की रक्षा करने का राइट फंडामेंटल राइट है। इसके विरुद्ध में के पाठक क्या, राज्य सरकार क्या, पार्लियामेंट भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकती है, ये प्रोटेक्टेड है, नहीं जा सकती है। ये आर्टिकल 19 जो है वो फंडामेंटल राइट है और इसको केवल इमरजेंसी में सीज किया गया था, जिसको बाद में मोरारजी भाई देसाई ने डाल दिया कि इसको अब इमरजेंसी में भी सीज नहीं किया जा सकता है। और यह भी कहा कि कोई भी रूलिंग आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है जो फंडामेंटल राइट को कहीं कहीं इम्पिंज करता हो, वायलेट करता हो, वो अपने आप में उस लेवल तक वो माना जाएगा कि वो डिफंक्ट है, वो रूलिंग वॉइड माना जाएगा, यह भी लिखा हुआ है।
अगर केवल यही कारण है कि वो संगठन बना रही थी और सिर्फ उनको नौकरी से निकाल दिया गया, तो बिल्कुल असंवैधानिक डिसीजन है और किसी हालत पर ये टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी पर टिकेगा नहीं। कल ही दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी अच्छी एक बात कही है, बेंच का नाम को याद नहीं है अभी, देख के हम बता देंगे। उन्होंने कहा कि हमें नहीं है कि जिन बातों को हम चबा नहीं सकते उस पर कुछ ऑफिसर निगल क्यों जाते हैं। जिन बातों को हम चबा नहीं सकते उन बातों को कुछ ऑफिसर निगलना क्यों चाहते हैं। इस संविधान की यह शक्ति चबाई भी नहीं जा सकती, निगल कैसे आ सकते हैं। ये बिल्कुल ही असंवैधानिक डिसीजन है अगर यही बात है तो। जी, तो यदि यही बात है तो यदि बबीता कुमारी कोर्ट पहुंचती हैं, राहत की उम्मीद लेती हैं, तो जो नौकरी खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की गई या खत्म कर दी गई है, तो उन्हें उनकी नौकरी वापस मिल जाएगी, इतना आश्वस्त आप कर सकते हैं कानून की ओर से? 100% डिसीजन उनके फेवर में जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि सोकर अगर आया रिप्लाई मूल लिख करके दे दें, हमें लगता है एग्जीक्यूटिव लेवल से ही न्याय उनको मिल जाएगा, क्योंकि पाठक खुद अपने आप अपने करेक्ट कर लेंगे। ऐसा भी नहीं है, अब समझते हैं बातों को, अगर ठीक से उन्होंने अगर भूमि में कर भी दिया होगा तो अपने आप विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे फिर कोर्ट करेगा तो उन्हीं का छिछालित रहेगा, सरकार इस किसी को करेगी नहीं। वो अभी नीतीश कुमार जी की सरकार है, ये सब बातें भी चलेगी। देखिए, कोर्ट में तो के पाठक जी का छिछालितर पहले भी हो चुका है और मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि यदि स्पष्टीकरण भी पूछा गया, क्या के पाठक जी को नहीं पता है कि देश में आईएएस एसोसिएशन है, देश में आईपीएस एसोसिएशन है, आईआरएस एसोसिएशन है, बीपीएससी वालों का है, बिहार में ही माध्यमिक शिक्षक संघ है। और देखिए, आपने तो यूएनओ की बात कही, अपने यहां कहा भी गया है संघे शक्ति कलियुगे, तो शक्ति तो संघ में है ही और वे अपने हक के लिए बात नहीं करेंगे। तो चलिए, आपने कहा कोर्ट से राहत मिल जाएगी। एक और बात हम समझना चाहते हैं, एक चर्चा इनको संघ बनाने का अधिकार नहीं है, वो भी बता देते हैं। आर्म फोर्सेज को, आर्मी को संघ बनाने की शक्ति नहीं दी गई है। वो जो आर्मी के डिफेंस पहले सिविल सर्वेंट्स को भी अलाउड नहीं था, लेकिन कहा ठीक है ट्रेड यूनियन नहीं बनाएंगे, एसोसिएशन तो बना ही सकते हैं, वो उनका भी पास हो गया है और उनके फंडामेंटल राइट। अब बच गई बात एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज करने का राइट, फंडामेंटल राइट नहीं होता रिकॉग्नाइज न करे, लेकिन एसोसिएशन तो बना ही सकता है, सोसाइटी इंटरेक्शन करा सकता है, करेंगे बिहार तो बाहर जाके करा लेगा। इसलिए वो तो बनना ही संवैधानिक अधिकार है और अपने हितों की रक्षा का अधिकार हर आदमी का फंडामेंटल राइट है। आगे बोलिए आप सवाल। ठीक है, आपने कहा कि जी, आपने कहा आर्मी नहीं बना सकती है, पैरामिलिट्री नहीं बना सकती है, पुलिस वाले तो बना ही लेते हैं। एक दूसरी बात, जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत ही अब तो नियुक्ति हो गई, तैनाती भी हो रही है और कई प्रकार की गड़बड़ियां भी पकड़ी जा रही है, क्योंकि सर्टिफिकेट का सत्यापन पहले नहीं किया गया तरीके से, अब फर्जी शिक्षक भी पकड़े जा रहे हैं, कई आरोप प्रत्यारोप भी आ रहे हैं कि पदस्थापना में। लेकिन एक दूसरी बात जो चल रही है, जिसे लेकर कई लोग परेशान है और जानना चाहते हैं, कि शिक्षकों की ट्रेनिंग, कई लोगों को ट्रेनिंग नियुक्ति पत्र देने के पहले ही दी गई, व्यवस्था सरकार ने ही की, क्योंकि ट्रेनिंग देने का दायित्व तो सरकार का ही बनता है। तो कई जगहों पर हम यह बात सुन रहे हैं कि सरकार का कहना है या सरकार की राय है कि ट्रेनिंग पीरियड का जो मानदेय वेतन, अब हम कहें क्योंकि वो राज्यकर्मी है, बीपीएससी के द्वारा भर्ती हैं, तो ट्रेनिंग के दिनों का पैसा प्राप्त नहीं होगा। तो क्या ट्रेनिंग जो है उसमें जो शिक्षक आए, नियुक्त शिक्षक आए, जो सफल शिक्षक आए, क्या वो फोकट का, फ्री का, कि इसका पैसा भी उन्हें मिलना चाहिए, या नियम कानून क्या कहता है? देवप्रकाश, पता नहीं इस जगह डिसीजन आ कैसे रहा है, मैंने भी कहीं सुना था इस बात को। ये बिल्कुल अवैध डिसीजन है, जहां भी बना हुआ है। यहाँ तक आईएएस ऑफिसर बराबर आप लोग बोलते हैं फलाने बैच के आईएएस ऑफिसर, ये सब फलाने बैच का आईएएस ऑफिसर मतलब जब वो प्रोबेशन में थे, आइए 2 साल का ट्रेनिंग होता है आईएएस ऑफिसर बनने से पहले, और जो पदाधिकारी डिसीजन लिए वो भी रहे होंगे 2 वर्ष ट्रेनिंग में, तो क्या उनको ट्रेनिंग का पैसा नहीं मिला था? ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जिस ट्रेनिंग पे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत डिसीजन हो चुका है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वही मानी जाएगी जिस दिन ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है, जो प्रमोशन होगा उसी दिन से माना जाएगा। कई डिसीजन आ चुका है। तो ट्रेनिंग इज एज गुड एज जॉब, बिकॉज ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ जॉब। उस जॉब के लिए ट्रेनिंग कर रहा, कोई ट्रेनिंग नहीं, अपनी ट्रेनिंग बीएड कर चुका है या मेरे एमएड, ये क्या नाम है, डीपीएड करना कर चुका अपने लिए, अब वो जॉब की ट्रेनिंग कर रहा है। जॉब ट्रेनिंग जब होगी तो उनके कॉस्ट पर ही होगी और उनको पेमेंट देना ही होगा सर्विस रूल्स के हिसाब से। हाँ, कुछ एक अलाउंसेज हैं जो उसमें नहीं मिलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सैलरी देनी पड़ेगी।
जो उनका पे स्केल है उनको मिलेगा। अगर डिसीजन है तो ये भी कोर्ट में सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए एक बड़ी खबर और एक जो कानूनी पक्ष है, देवप्रकाश सिंह साहब बता रहे हैं कि सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से जिन शिक्षकों की नियुक्ति की है, जिन्हें ट्रेनिंग दिया जा चुका है या जिन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उसका भुगतान चाहे वो जितने दिनों का होगा सरकार को देना ही होगा, क्योंकि ट्रेनिंग नियुक्ति के बाद हुई है। जिस तरीके से आईएएस आईपीएस मंसूरी भेजे जाते हैं, हैदराबाद भेजे जाते हैं और लंबी अवधि तक ट्रेनिंग चलता है, सर्विस के बीच में भी जाते हैं, तो उन्हें इसका भुगतान प्राप्त होता है। ठीक उसी तरीके से बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उन्हें ट्रेनिंग का पैसा प्राप्त होगा। तीसरा सवाल, एक बात और चल रही है देवप्रकाश सिंह साहब कि जो बीपीएससी से शिक्षक नियुक्त किए गए उन्हें स्कूलों में ड्रेस कोड में जाना होगा। देखिए मैं कानूनी पक्ष नहीं समझना चाहता हूं, इसमें नैतिक पक्ष और व्यावहारिक पक्ष। अब देखिए स्कूलों में कई प्रकार के शिक्षक हो गए बिहार में। अब बीपीएससी वाले राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त किए हुए शिक्षक, इसके पहले ठेके वाले शिक्षक जिन्हें नियोजित शिक्षक कहते हैं, बहुत सारे नियोजित शिक्षक बीपीएससी की भर्ती परीक्षा में भी शामिल हुए, और उसके पहले पुराने शिक्षक जो मोटी पगार पा रहे हैं और अब रिटायरमेंट की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो यदि बीपीएससी द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड नियुक्त किया जाएगा तो क्या तीनों के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए, या फिर स्कूल में तो यह पहचान बन जाएगी, कोई सम्मानित महसूस करेगा, कोई अपमानित महसूस करेगा, बच्चे भी विभेदीकरण करेंगे, गार्जियन भी अच्छा ये बीपीएससी वाला है, ये ज्यादा काबिल होगा, ये नियोजित वाला है, ये तो ऐसे ही है, ये पुराने वाले ये तो सख किया गया। तो ये ड्रेस कोड की जो बात आ रही है इसके बारे में आप क्या समझते हैं, कितना व्यवहारिक? आप भारत के कई प्रदेशों में घूमते रहते हैं, आपने कई निजी शिक्षण संस्थानों को भी देखा है, कहीं कहीं आप लेक्चर देने को भी जाते हैं। ये जो प्रक्रिया सरकार अपनाने की बात कर रही है या जो प्रस्ताव चल रहा है, इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करें। देखिए ये सर्विस कोड के पॉलिसी में आता है ड्रेस कोड डिसाइड करना। हम लोग जो एडवोकेट लोग हैं तो हमारा भी जो एडवोकेट रूल्स है उसमें लिखा हुआ है कि ये कोट पहनना है, ये बैंड लगाना है, कोट के अंदर वो रोप पहनना है, किस कोट में रोप पहनना है, किस कोट में रोप पहनना मैंडेटरी नहीं है, सीनियर एडवोकेट का क्या होगा और जनरल एडवोकेट का क्या होगा, या डॉक्टर्स में भी देखते हैं नर्सेज का ड्रेस होता तो व्हाइट है लेकिन थोड़ा सा ड्रेस अलग होता है। तो ये सर्विस कोड में है, उसमें हमें नहीं लगता है कि लॉ से बहुत ज्यादा कुछ होगा, इसलिए कोई सर्विस कोड है और पॉलिसी मैटर है, इसमें कोई लॉ नहीं आता है। सर्विस कोड डिसाइड कर सकते हैं, यूनिफॉर्म डिसाइड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यूनिफॉर्म नहीं, सर्विस कोड तो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन बिहार के एक नागरिक की हैसियत से स्कूलों की जो हालत है, क्या आपको नहीं लगता है कि बीपीएससी वालों के लिए सिर्फ ड्रेस कोड निर्धारित किया जाएगा, नियोजित वालों के लिए नहीं निर्धारित किया जाएगा, जो पुराने वाले हैं उनके लिए निर्धारित नहीं किया जाएगा, तो बच्चे ही विभेद करने लगेंगे, गार्जियन विभेद करने लगेगा, शहर विभेद करने। हम और आप तो उस जमाने से आए हैं जब सड़कों पर मास्टर साहब मिलते थे तो सन्नाटा छा जाता था, या तो सम्मान में लोग झुक जाते थे या किनारा पकड़ लेते थे जो थोड़े अनुशासनहीन या बदमाश होते थे। ये भेदीकर या तो आपको ड्रेस कोड निर्धारित करना है तो सभी के लिए कीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है ड्रेस कोड डिसाइड करना, तो उनके मैंने प्रीव्यू में आता है, वो कर सकते हैं और इसमें कोई लीगल नहीं आती है सामने। अगर सर्विस कुछ लगने जा रहा है कि ये यूनिफॉर्म में रहे तो अच्छी ही बात होगी, क्योंकि अब जीन्स पहन के कोई हमारे एडवोकेट पहुंच जाएंगे तो उनको भी निकाला जा सकता है कोर्ट से, कोई बड़ी और लोग पहन रहे हैं। सिविल कोर्ट में मैं गया हूँ तो मैंने देखा लोग जीन्स पैंट पहन के चले जा रहे हैं कोर्ट में भी। तो जब जहाँ लेकिन कुछ जो इरिटेट करते हैं, आपके पटना हाईकोर्ट में कुछ जजेस ड्रेस कोड बहुत इरिटेट करते हैं, बैठने के तरीके पर, कपड़ा पहनने के तरीके पर। तो ड्रेस कोड तो सर्विस रूल्स में है, उसको वो अमेंड कर सकते हैं, गवर्नमेंट के प्रोव्यू के अंदर आता है, वो कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसमें कोई बहुत बड़ा कानून नहीं आ रहा, सब ड्रेस कोड डिसाइड कर सकते हैं। नहीं, ड्रेस कोड डिसाइड कर सकते। चलिए अब हम देखिए, मैं कुछ सवाल जो पूछता हूं वह मैं देवप्रकाश सिंह एडवोकेट से नहीं पूछ रहा हूं, बिहार के एक नागरिक की हैसियत से पूछ रहा हूं। बिहार के स्कूलों की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, आपने वो दौर भी देखा जब पटना यूनिवर्सिटी की क्या प्रतिष्ठा थी, क्या गौरव था। जब यूपीएससी के नतीजे आते थे तो उसमें पटना कॉलेजिएट स्कूल के छात्र भी,
मिलर स्कूल के छात्र भी भी बांकीपुर गर्ल्स स्कूल के छात्राएं भी दिखती थी। तो अब तो वो गौरव समाप्त हो चुका है। और जब हम यूपीएससी के नतीजे आते हैं और ये कहकर फक्र मनाते हैं कि ये तो बिहारी है, लेकिन जब हम सच्चाई में जाते हैं, तह में जाते हैं, तो मालूम होता है ये जो बच्चे जिन्होंने सफलता पाई है, परचम लहराया है, वो बच्चे बिहार से बाहर जाकर पढ़ रहे थे 10वीं के बाद या 12वीं के बाद, या केंद्रीय विद्यालयों में या नवोदय विद्यालय में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। तो सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई, बीपीएससी के माध्यम से भर्ती हुई, बाहर के शिक्षकों को मौका दिया गया, इस पर भी काफी बाबेला हुआ है? तो क्या आपको लगता है कि अब स्कूलों का क्वालिटी एजुकेशन, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं देव प्रकाश सिंह एडवोकेट से नहीं पूछ रहा हूं, देव प्रकाश सिंह बिहार के एक नागरिक हैं, उनसे पूछ रहा हूं, क्या कुछ सुधार होगा और सुधार की गुंजाइश दिखती है? देखिए, हम लोग भी सरकारी स्कूल के ही प्रोडक्ट हैं और मैं जिला स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, जहाँ बाबू सिंह भी पढ़ा करते थे। काफी रिनाउंड स्कूल था उस समय। जो शिक्षक थे उनका ज्ञान जो था अनंत था, और कोई लड़का पहुंच जाता था कुछ पूछने के लिए तो ट्यूशन समझ कर नहीं घर पर आ जाना, बता देंगे तुमको ये कम कठिन लग रहा है, समझा देंगे चीज। या हम लोग जो कॉलेजेस में भी पढ़े, कुछ अगर पढ़ने में दिक्कत होती थी तो डिपार्टमेंट के पास जाते तो समय दिया करते थे। उस समय की बात अलग। गिरावट तो सभी वर्गों में हुआ है। कभी लाल बहादुर शास्त्री ने देश में अनाज की कमी हुई थी तो कहा कि एक दिन खाना लोग छोड़ दें, तो लोग खाना छोड़ दिए थे उस समय। आज किसी नेता में ऐसा नैतिक बल है कि वो कह दे कि कल एक दिन खाना आप लोग नहीं खाइएगा और नहीं खाना खाए। थाली बजा सकता है, मोमबत्ती जला सकता है, ये सब काम कर देगा। अगर अभी कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कह दें कल कोई खाना नहीं खाएगा, कितना दूर के पार्टी के लोग ना खाना खाएं, लेकिन बाकी लोग सब खाना खाएंगे, अपने खाते पड़ता है, पार्टी करते पड़ता है, हमसे कहता है। तो आज चैत्र बल जगह गिरा है, शिक्षकों में भी गिरा है और बाकी वर्गों में भी गिरा है, हम लोगों में भी गिरा है। ऐसा नहीं कि पहले की जो लोग या पहले के लोगों से सबसे गिरावट हुई है, समय की मांग है। आप ही ने कभी कलयुग की बात कर रहे थे, संगे शक्ति कलयुगे कुछ बोल रहे थे, तो गिरावट समय की गिरावट है। जब गिरावट जब करिएगा तो सरकार कानून लेके आएगी और आपको चाहेगी कि यूनिफॉर्म कोड दें, आपका एक्शन करें। आखिर नेतरहाट स्कूल भी तो बिहार सरकार का ही था, और अभी जो सिमडेगा में खुला हुआ है स्कूल, वो भी तो बिहार सरकार सिमुलतल्ला में और जो आपका क्या नाम है, ये सेंट्रल स्कूल का अभी थोड़ा लेवल बेटर माना जाता है। तो बहुत सारे स्कूल हैं, जैसे पटना वुमेन्स कॉलेज है, नोट्रे डेम है, या वो बहुत सारे स्कूल क्रिश्चियन, ये कौन वो स्कूल है जो पटना वुमेन्स कॉलेज के सेंट माइकल है, लोयला है, गिरावट उनमें भी शुरू हुई है। या पहले डॉक्टर्स ही थे, तो पहले कितने कमिटेड हुआ करते थे, अब कितने बिजनेस माइंडेड हैं, मतलब आपको टेस्ट लिखते हैं, मतलब की जांच कराते हैं, और पहले क्या आपके डॉक्टर हुआ करते थे। तो वो गिरावट समाज की गिरावट है और सार्वभौमिक गिरावट है, सार्वजनिक गिरावट है, ये किसी वर्ग विशेष की नहीं है। शिक्षकों में भी अब वह नहीं रहा है जो पहले था। पहले शिक्षक मन से बनते थे, आज लाचारी बन रहे हैं, कुछ उपाय नहीं होगा हम भी शिक्षक ही बन जाएंगे। तो ये हो गई है। तो देव प्रकाश सिंह साहब जी, लेकिन हम ये कह रहे थे कि जो नीतीश कुमार ने कवायद की है, तेजस्वी यादव ने कवायद की है बड़े पैमाने पर, आपको मालूम है बिहार की माली स्थिति क्या है और अब वेतन पर कितना ज्यादा खर्च बढ़ने वाला है, सरकार को बजट में प्रावधान भी करना होगा। हम ऐसी खबरें भी सुनते रहते हैं कि शिक्षक तो हैं लेकिन उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। जैसे अभी हमने कहीं खबर सुनी कि 18 जिलों के नियोजित शिक्षकों को, बड़ी संख्या होगी, उन्हें अगस्त महीने से या जुलाई महीने से वेतन ही नहीं मिला है। छठ भी ऐसे, दिवाली भी ऐसे। तो नीतीश कुमार की इतनी बड़ी कोशिश माली स्थिति के बीच में, क्या आपको लगता है कि बिहार की स्कूलों की स्थिति को सुधार देगा, क्वालिटी एजुकेशन आएगा? जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों की ओर बढ़ रहे थे, यह सच है कि जो मास्टर साहब सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। इस पर तो आपको फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार से इंटरव्यू लेना चाहिए, वो बता सकते हैं। हम क्या बता पाएंगे फंड की क्या स्थिति है और कैसे वो दे सकते हैं और कितना दे सकते हैं। लेकिन बात आपको बता दें कि अगर जो सरकार जो कवायद शुरू की है, अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जो हम लोग समय में थी वो वापस अगर आ जाती है तो बिहार को कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं, बिहार अपने आप में विकसित हो जाएगा। अगर सरकारी स्कूल जो आपने हमको भी ड्रीम की तरह लगा कि अगर ये पुनः सरकार
पुनः सरकार के जो पहले जो हम लोग सब स्कूल हुआ कर सरकारी स्कूल में, आपको मालूम है कितना दोहन हो रहा है समाज के लोगों का। जो आदमी 20,000 कमा रहा है अपने बच्चों को, वो भी चाहता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ावे, और उसका आधा ज्यादा सैलरी चला जाता है। हम लोग का बच्चा पढ़ रहा है, आंख मूंद के आपके अकाउंट जैसे इनकम टैक्स और जीएसटी वाले को पावर है, उनको भी पावर है पेनाल्टी प्रोसीज्योर के बाद वो सीधे आपसे साइन करवा आपके अकाउंट में इतना पैसा हम निकाल लेंगे। और निजी शिक्षक वाले जो चाहेंगे निकाल लेंगे, जब मन होगा 5,000 निकाल लेंगे, जब मन होगा 25,000 निकाल लेंगे। इस ढंग का दोहन होगा गार्जियंस का। उसमें अगर सरकारी स्कूल सही हो जाए तो बिहार के लोगों को तरक्की करने से, विकसित करने से तो दुनिया को शक्ति रोक नहीं सकती है। अपने आप में बहुत बड़ा नया काम होगा। हम सरकार से प्रार्थना करेंगे, मांग करेंगे इसको सही कर दे। जो हम लोग समय था 2 रुपया के हम लोग पढ़ते थे, गरीब से गरीब का बच्चा पढ़ के जहां कहां से कहां पहुंच जाता था, ये सरकार कर दे तो बिहार के लिए वरदान सिद्ध होगा। जो भी इस कवायद में जो भी काम, चाहे के पाठक साहब भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षक स्कूल जाने लगे हैं सब, उनको हम लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन साथ में यह भी जरूर जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए शिक्षा का विकास हो, बच्चों की पढ़ाई हो। क्योंकि निजी स्कूल में दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है। निजी स्कूल सही मायने जो संघ चल रहा है केवल दोहन है गार्जियन का। ठीक है, थोड़ा पढ़ाई हल्का, पर उसमें जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षक भी बहुत लोली पेट होते हैं। मैंने समझिए कि सरकारी ऑफिस में जो चपरासी है उसके चपरासी का भी 1/4 वेतन उनको मिलता है। तो उसमें कौन सा शिक्षक बिहार स्कूल, प्राइवेट स्कूल अच्छा शिक्षक, जो हमारे स्वयं शिक्षक हुआ करते थे वो शिक्षक ऐसे थे कि देख के ही प्रणाम करने का मन करता था। और वो शिक्षक तो रहे नहीं। उससे अच्छा शिक्षक तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ गए। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में ताकत से उन्होंने बंद कराने का प्रयास किया था के पाठक साहब ने, जो हाईकोर्ट ने रोक दिया। बिहार में जो रिनाउंड, वहां पढ़ाई लिखाई अच्छी है, वहां शिक्षा की क्वालिटी भी अच्छी होगी, वहां सैलरी ठीक ठाक शिक्षकों को मिल रही है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं पढ़ाई से। अब ये जो सर्वाइव कर रहे हैं सीबीएसई के एफिलिएशन से कर रहे हैं सर्वाइव, गड़बड़ी यहाँ भी शुरू हो चुकी है। तो जो आप कह रहे हैं अगर वो हो जाए तो बिहार के लिए ड्रीम होगा और बिहार सब स्वर्णिम युग में चला जाएगा। उससे अगर पुनः स्कूल वैसा ही हो जाए, ठीक है, स्वर्णिम युग में चला जाएगा यदि सच में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में यदि सुधार आया तो। और एक बात और है, जो नीतीश कुमार की कवायद चल रही है, तेजस्वी यादव की कवायद चल रही है, बिहार में जातिगत गणना कराया गया, इसके बाद जो सामाजिक आर्थिक जो नतीजे सामने आए और बिहार सरकार ने फैसला किया, संचिका अब राज्यपाल के पास है कि बिहार में आरक्षण 75% तक बढ़ा दिया जाएगा। 65% मतलब ओबीसी, ईबीसी, दलित और अनुसूचित जनजाति के लिए और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन आरक्षण बढ़ाने का फायदा तभी ना प्राप्त होगा जब स्कूलों की स्थिति सुधर जाए, सरकारी नौकरी बढ़ जाए और लोगों को पढ़ा दें। आप तो कुछ मत को शिक्षा दे दें। यह बात सुकरात ने भी कहा था, यह बात चाणक्य ने भी कहा था कि जनता को कुछ मत दीजिए, शिक्षा आप दे दीजिए, बाकी सब कुछ अपने कर लेगा, खुद ब खुद कर लेगा। शिक्षा आप दे दीजिए, बढ़िया से अच्छे ढंग दीजिए और सरकारी स्कूलों में दीजिए। शिक्षा और चिकित्सा सरकार इंश्योर कर दे, समाज शुद्ध हो जाएगा। ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है, ये जिम्मेवारी सरकार की है। हाँ देखिए, आप कानून व्यवस्था, शिक्षा और चिकित्सा, ये 3 चीज कर दे सरकार, बाकी करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। बड़ी शक्ति है बिहार के बच्चों में, काफी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। गरीब के बच्चे तो कमाल कर रहे हैं सब। आप बराबर एक आध दो कहानी निकालते रहते, हम देखते हैं, हमें आश्चर्य होता है। गरीब के बच्चे कमाल कर रहे हैं जी। उनको मौका मिलना चाहिए, वो कुछ भी कर दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उनके द्वारा। उनको शिक्षा नहीं मिल रहा है जो उनके पिताजी के पास पैसा नहीं है। उनके अभी जो समी साहब जो कल क्रिकेट खेल रहे थे वहां कलकत्ता ईडन गार्डन में, कुछ कहानी हमको पढ़ने को मिला तो आंख में हमको आंसू आ गया। इससे मेरिटोरियस लोगों के साथ भी कहाँ न्याय हो पा रहा। तो ये सरकार का देखना है कि लोकप्रिय सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। शिक्षा जिसको आपने कहा अभी बात, तो उसे थोड़े हम एडवोकेट नहीं बोल रहे हैं, ये नागरिक बोल रहे हैं। अगर शिक्षा जो हम लोग वापस हो जाए, इससे बड़ा बिहार के आम लोगों का कल्याण सोचा नहीं जा सकता। हाँ, तो फिर तो प्लान भी रुक जाएगा। शिक्षा देखिए, हमारे सारे पैसे जो आपने कहा, कोचिंग की स्थिति सुधरी है कि कोटा जो है राजस्थान में, कोटा वो बिहार के छात्रों से, और लोग कहते हैं कितने हजार करोड़ रुपए हम हर साल कोटा में कोचिंग संस्थानों को दे रहे हैं। तो यदि बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधर जाए, के पाठक कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कुछ तुगलकी फैसले हो जाते हैं, हिटलर दिखने लगते हैं, लेकिन कभी कभी वक्त की मांग भी होती है कि आप अधिक कड़े प्रशासक होइए। तो ऐसी स्थिति में जब शिक्षा की स्थिति सुधरेगी तो निश्चित तौर पर प्लान भी रुकेगा। क्या देवप्रकाश सिंह साहब?
नहीं, प्लान है, इसमें सवाल नहीं समझा आप क्या करना चाह रहे हैं। नहीं, यदि शिक्षा की स्थिति सुधरी तो पढ़ने जाने के लिए जो बाहर पलायन होता है, जो हम माइग्रेट कर जाते हैं कि भाई बिहार के स्कूलों की स्थिति ये है, कॉलेजों की स्थिति ये है, तो हम यहां क्या पढ़कर करेंगे। यदि हमने सुधार दिया, नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं, तो फिर पलायन की संख्या भी तो कम होगी ना। वो पलायन नहीं होगा, इसलिए लोग लाचारी जा रहे हैं, लाचारी लोग जा रहे हैं। कोई क्यों अपने बच्चे उम्र में कोटा वोटा में जो बच्चों को रखा जा रहा है, जैसे वो बैरक में देखते होंगे कैदी को, या उससे भी बदतर कहिए तो जैसे गाय बैल को रखते हैं वैसे रहता है। हम जाके देख आए हैं कैसे रहते हैं लोगों को, एक रूम में 4-4 चौकी, ट्रेन की तरह 3-4 टू बना दिया, ऊपर नीचे बेड, उसमें सो रहे हैं। और खाना के नाम पर तो जहर ही खिलाया जा रहा है उन लोगों को, सब कोई खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है। 2-3 बात शिक्षा के साथ साथ हम एक बात और कहना चाहेंगे, स्पोर्ट्स में भी काम होना चाहिए बिहार में एक भी नेशनल स्टेडियम नहीं है, सब जगह खेल हो रहा है और हमारे यहाँ खेल नहीं हो रहा है। हमारा बेटा क्रिकेट खेलता है, एकदम पूछ रहे थे बिहार में कोई अच्छा स्टेडियम है क्या जहाँ क्रिकेट की अच्छा शिक्षा मिल सके उसको, तो बोला कि एक आध है जो धोनी साहब चलाते हैं, कोई पटेल नगर में, मैंने पता किया था। तो मैं भी सोचा कि मैं दिल्ली भेज देता हूँ, वहां पर एडवोकेट साहब उसमें है, मेंबर हैं, उन्होंने कहा भेजिए, उपाय हम करा देते हैं। तो साथ साथ स्पोर्ट्स बिहार का स्पोर्ट्स भी कमजोर नहीं है, स्पोर्ट्स भी, कला भी, हर क्षेत्र में काम होना चाहिए। ये बिहार की निधि, असली कैपिटल तो बिहार का यही है। बिहार का मानव संसाधन ही आज अगर बिहार को उससे निकालेगा, और नीतीश कुमार जी इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि बिहार का मानव संसाधन पूरा कैपिटल है। इस पर अगर काम होता है तो इसका कोई काम नहीं हो सकता है। शिक्षा हो जाए, स्पोर्ट्स की व्यवस्था हो जाए, इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता है। तो हमने देखिए आज बिहार की बात में पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब ने के पाठक के फैसलों के बारे में, बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर और क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, इन्हें समझने की कोशिश की। मुझे लगता है यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाहिर कर सकते हैं। तो चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।